अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सिंध बोर्ड केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड 10 का आगाज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता हो कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, हाउ वी कैन डिफ़ाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है साइंस की और इसको किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deal with the change involved in the matter. केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की कि जिसमें हम मैटर के बारे में तो डिस्कस करते ही है, लेकिन मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर में होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी हम केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन अकोरेंस और चेंज इन मैटर को हम केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू डिफरेंट सब्सटेंस कैन फॉर्म अनदर न्यू थिंग्स और अनदर सब्सटेंस, यानी कोई भी दो चीज़ें, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई भी तीसरी न्यू यानी एक अनदर सब्सटेंस इख्तियार करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दो देखूँ, यहाँ पर मेरे पास दो बॉल पेन्स है, एक रेड है और एक ब्लू है। जब ये मैं आपस में कंबाइन करता हूँ तो एक अनदर शेप बन जाएगी, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंपोज होके इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इनकी जो अंदर की इंक है वो भी कंबाइन फॉर्म में कुछ अलग तरीके से लिखना शुरू कर देगी। तो चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम आज एक लॉन्ग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, उसको ही डिस्कस करेंगे। तो केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन फॉर्म होना। किसका कंबाइन फॉर्म? केमिकल्स का कंबाइन फॉर्म। चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस क्या करेंगे? हमेशा केमिकल की ही कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि द चेंजेस कैन बी डन बाय स्पेसिफिक रूल और एम्पेरिकल्स रूल। और जो मैटर के अंदर चेंजिंग होती है, चेंजेस से मतलब यानी मैटर को चेंज करना। मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये ब्लू पेन है और ये रेड है, ब्लू बॉल पेन और रेड बॉल पेन, इनको जब मैं आपस में कंबाइन करता हूँ, इनकी कंपोजिशन करता हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज थी पहले ना। ये रेड लिखता है, ये ब्लू लिखता है, एक दूसरे मुख्तलिफ है, इसमें रेड इंक है, इसमें ब्लू इंक है, स्ट्रक्चर इसका चेंज है क्योंकि ये एक ही कंपनी के है। तो इसके लिए कुछ खास रूल होते हैं। इसका जो रिएक्शन होगा यानी आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे, वैसे सिंपल टेम्परेचर में नहीं करेंगे, या फिर इसको मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, इसे किसी कंपनी को ऑर्डर देकर इसे कंबाइन फॉर्म में पेश कर सकते हैं, यानी इसे इसकी कम्बिनेशन और इसका स्ट्रक्चर वही चेंज कर सकते हैं इसकी कंपनी, जो ख़ास रूल और एम्पेरिकल लॉ जानती है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है। अब सबसे पहले जो केमिकल कम्बिनेशन में मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास किसने प्रेजेंट किया, किसने डिस्कवर किया और क्या क्या इसमें एमसीक्यूज़ और क्या क्या इसमें ख़ास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें, क्या स्टेटमेंट है इसकी। तो सबसे पहले दिस लॉ डिस्कवर बाय लेवाइजर इन 1785। एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है कि किसने इसे दरियाफ्त किया, किसने डिस्कवर किया। लेवाइजर ने किया और कब किया? 1785। अब ये कहता क्या था? ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास, किसी भी बॉडी का मास कह लो, वो ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। हाँ, अलबत्ता इतना हो सकता है कि ये चेंज होकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी कहा कि ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इसको पैदा भी नहीं किया और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हो कि मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इन दो मार्कल को आपस में जोड़ दूं तो मैं एक तीसरा मार्कल जो बनाऊंगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो एक अलग शेप से होगा, एक उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और अंदर जो इसकी इंक है वो आपस में कंबाइन होकर एक अनदर इंक बना देगी, यानी किसी और फॉर्म में होगी वो इंक, तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी वही कहा है। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया है और वाटर बनाया है। ये आप जानते हो कि वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है? हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? वो भी एक गैस है। दोनों गैसेस को मैं जब मिलाता हूँ मेरे पास क्या बन जाता है? वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आप सब जानते हो। अब मैंने यहाँ पर कितने हाइड्रोजन
यूज़ किए और कितने ऑक्सीजन यूज़ किए और कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन का मजमुआ और कितना यानी वाटर के मॉलिक्यूल मिले हैं यानी मोल। मैंने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल किए और 2 ऑक्सीजन, तो मुझे प्रोडक्ट में कितना मिलने वाला है, मुझे ये जो वाटर बनेगा उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, उसमें भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ है ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, और ये जो शुरू का स्टार्ट का 2 होता है ये इन सब के साथ होता है, ये जो 2 होता है ना स्टार्ट में ये इन सब के साथ होता है, तो ये 2 देखो ऑक्सीजन के साथ है तो 2। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने रिएक्टेंट लिया था, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ना उसे रिएक्टेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं यानी कंबाइंड फॉर्म बन रही होती है ना, उन दोनों को रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फिर जब मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नई चीज़ बनती है मिलकर, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसको मैं एक और अंदाज से भी डिफाइन कर सकता हूँ, इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द वेट। यानी जो मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को यूज़ करता हूँ उनका वेट करूँ और उसके बाद जब मेरे पास प्रोडक्ट बने, ये जाहिर बात है केमिकल का रिएक्शन ही हो रहा है, हाइड्रोजन गैसेस है आपस में ऐड हो जाती है, उनके मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं और मेरे पास एक लिक्विड बनता है यानी वाटर बनता है, उसे मैं प्रोडक्ट कहता हूँ। प्रोडक्ट के तौर पर मेरे पास क्या बन रहा है, लिक्विड। मैं यूज़ क्या कर रहा था, 2 गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस। अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि केमिकल रिएक्शन में इनिशियल जो इसका वेट है और फाइनल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कितने हाइड्रोजन लिए, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो मुझे प्रोडक्ट में भी उतना ही मिला है, यानी इनका वेट क्या है, सेम है। तो यानी जितना मैंने रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए जितना रिएक्टेंट डाला उतना ही मेरे पास प्रोडक्ट बन गया है। रिएक्टेंट जितना मैंने इस्तेमाल किया उतना ही प्रोडक्ट बन गया। और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ी कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कहता है कि मास ने कभी ना पैदा होना है और ना ही डिस्ट्रॉय होना है। तो उसी स्टेटमेंट के मुताबिक ना तो मास यहाँ पैदा हुआ कुछ और ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुआ। हाँ, अलबत्ता उसकी स्टेट चेंज हो गई। आप देख सकते हो कि 2 गैसेस थी मुख्तलिफ, जिसे रिएक्टेंट कहा जाता है यानी रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली, और वो प्रोडक्ट बन जाती है, लेकिन उनके मास में, उनके वेट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको प्रैक्टिकल वेरीफाई किसने किया, जो एक्सपेरिमेंटली आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक जर्मन केमिस्ट जो लैंडोल एक्सपेरिमेंट नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया, प्रूव किया। और वेरीफाई करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक एच ट्यूब शेप ली, जिसे वर्टिकल रख दिया और एक साइड को ए और दूसरे साइड को बी का नाम दिया। सबसे पहले इन्होंने ए साइड में यानी कॉलम ए में AgNO3, जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, वो फिल कर दिया, और दूसरे यानी बी साइड, बी कॉलम में क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से प्रेजेंट करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या किया, इन्हें इनिशियली वेट किया, यानी इसका इनिशियल में कितना वेट था रिएक्शन से पहले। ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, अभी इसको वर्टिकल रखने की असल वजह यही थी ताकि ये रिएक्शन नहीं कर जाए। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखा इन्होंने, सबसे पहले AgNO3 प्लस HCl, यानी इनको ऐड किया आपस में, इसको शेक करने लगे, और ये एक्वस फॉर्म में थे यानी लिक्विड फॉर्म में थे। जब ये आपस में मिले AgNO3 और HCl, तो आपस में क्या कर दिया, Ag यानी सिल्वर ने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जो क्या था हमारे पास किस साल में मिला, सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हुआ। और हाइड्रोजन ने क्या किया, NO3 के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास क्या बनाया, HNO3, लेकिन किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप देखो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन वेट रिमेन सेम, इनका वजन सेम रहा। कैसे, अभी देखें आप, Ag यानी सिल्वर यहाँ भी क्या है, 1 है, और यहाँ भी आपके पास 1 मिला है। NO3 यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपके पास 1 ही मिला। हाइड्रोजन यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी आपके पास 1 है और यहाँ भी। अगर मैं देखूँ टोटल जो वेट है वो इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंस, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, और जो हमारे पास बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट 2 बने, तो इसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट, यानी 2 प्रोडक्ट हमारे पास बने। अब मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, तो मुझे बदले में भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही चाहिए, उसकी फॉर्म भले चेंज हो, स्टेट भले चेंज हो। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ HNO3 क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी नाइट्रिक एसिड। मेरे पास क्या मिला, नाइट्रिक एसिड। मैंने एक एसिड
ऐड किया, क्या था ये, स्ट्रॉन्ग एसिड था, और सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, मेरे पास सिल्वर क्लोराइड मिल गया और नाइट्रिक एसिड बन गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये मैं रिजल्ट में लिख सकता हूँ कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड और वेट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू वेट आफ्टर द रिएक्शन बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेरीफाई किया, इसका अगर आप रेशो लो और इसका अगर आप रेशो लो तो दोनों क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसे याद करें तो याद आप किसी भी अच्छे नोट से इसे याद कर सकते हैं। समझने के लिए और हमारे लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास रिसीव हो सके।